पहुंचती है। दाई माँ, अरे ओ दाई माँ, जरा बाहर तो निकलिए। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आ गया? हाँ हाँ रुको, आती हूँ। थोड़ी देर बाद दाई माँ ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? दाई माँ, कुछ ठीक नहीं है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, क्योंकि इस समय मेरी पड़ोसी कलावती बहुत पीड़ा में है। लेकिन मैं इस बीमार शरीर और इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं इस बारिश में भीगते हुए गई तो मैं और भी बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जा सकती। लेकिन दाई माँ, अगर आप कलावती बहन के घर नहीं गई तो वो जल्द ही पीड़ा से मर जाएंगी। कृपया आप मेरे साथ चलिए दाई माँ। अगर मेरे जाने से किसी की जान बच जाए तो मैं जरूर जाऊंगी। तो फिर देर मत करो, जल्दी से चलो। ममता दाई माँ को लेकर कलावती के घर पहुँची। वहीं दूसरी तरफ कलावती दर्द से चीख रही थी। माँ, दूर रखो इस बच्ची को हमसे। अब मैं इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। रमेश की बात सुनकर कलावती हैरान रह गई। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आपके साथ ये औरत कौन है? आज के बाद ये मेरी पत्नी है, क्योंकि मैंने इससे विवाह किया है और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब कलावती घर का सारा काम किया करती थी और शारदा बेवजह कलावती को किसी न किसी चीज के लिए हर पल डांटती। ऐसे ही करते झोपड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाना तय किया। कलावती लकड़ियां और बांस लेने गई, जबकि उसकी बेटी ने घास और पत्तियां जमा की। थोड़ी ही देर में वे दोनों अपनी अपनी सामग्री लेकर वापस आ गए और मिलकर एक सुंदर सी झोपड़ी बना डाली। अब उनका एक नया ठिकाना था जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकते थे। माँ, जरा देखो तो, हमारा घर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आज से हम इसी नए घर में रहेंगे। हाँ बेटी, कर उन्हीं पैसों से घर के लिए राशन भी ले आती हूँ। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा, फिर तुम जाओ। कलावती जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचने चली गई और उन्हें बेचकर घर के लिए चावल ले आई। बेटी, लकड़ियाँ बेचकर तो बस यही थोड़े से सूखे चावल ला पाई हूँ। चलो ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आज हम सूखे चावल ही बनाकर खा लेंगे। फिर आप कुछ दिनों बाद देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो यही होगा। शाम को माँ बेटी सूखे चावल ही खाकर सो जाती हैं। बेटी, मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है माँ, जाओ, लेकिन रात होने से पहले लौट आना। उसके बाद कलावती जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने चली गई। चलो, माँ तो चली गई, अब मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। इतना कहकर शीतल जंगल के और अंदर घूमने चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घायल पक्षी मिला जो पेड़ की टहनियों के नीचे दबा हुआ था। अरे अरे, ये बेचारा पक्षी तो वृक्ष की टहनी के नीचे दबा हुआ है। अगर जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। शीतल ने तुरंत उस वृक्ष की डाल को हटाकर पक्षी को वहाँ से बाहर निकाला। लगता है इस पक्षी के पंख टूट चुके हैं, इसीलिए इतना खून निकल रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस पक्षी के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाना होगा। उसके बाद शीतल तुरंत पक्षी के घाव पर जड़ी बूटी का भी काम करके घर लौट रही होंगी। उसके बाद शीतल अपने घर जाने लगी और थोड़ी ही देर में घर पहुंच गई। तभी कलावती भी बाहर से काम करके घर पर आ गई थी। बेटी, दिन भर काम करके थक गई हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ है, आज मैं काम पर भी नहीं जा पाऊंगी। चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं माँ, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ।
आप उसे खाकर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। शीतल घर से बाहर जंगल में जड़ी बूटी लाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद जड़ी बूटी लाकर अपनी माँ को खिला देती है। जड़ी बूटी खाते ही कलावती बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। अरे, कलावती को भी यकीन हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ सालों बाद शीतल बड़ी हो गई। वो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और उनसे तरह तरह की बीमारियों की दवाइयां बनाती थी। जल्द ही उसकी बनाई हुई दवाइयां समृद्ध जीवन बिता रहे थे। फिर एक दिन उस राज्य के राजा के बेटे की तबीयत काफी